नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पाथ सीकर पर। तो जैसा कि अपने पिछले वीडियो में स्टार्ट कर दी थी मैथ से, तो उसमें अपन टॉपिक पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। अपना टॉपिक था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो उसमें हमने थोड़ा बहुत शुरुआत की थी, पढ़ा था अपन ने नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी हमने। जैसे उसके नंबर सिस्टम शुरुआत होता है तो उसमें क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले अपने पढ़ी थी। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जब भी पहले वाला पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत रिवाइज होता है तो आगे चीजें जल्दी समझ में आती है। इसमें अपने दो पार्ट पढ़े थे, मैं 2 मिनट में कर देता हूँ रिवाइज आपके लिए। वास्तविक संख्या, इसके दो पार्ट थे, वास्तविक वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या तो जैसे जो अपन ने पढ़े थे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सभी संख्याएं मिलकर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सभी होती है, वास्तविक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, जो अपन रूट में जो माइनस लेके नहीं होती है, जैसे माइनस का रूट 25 हो गया, 123 की पावर 1/4 हो गया, माइनस की। तो ये सब हो जाती है काल्पनिक संख्या, मतलब इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। फिर अपने वास्तविक संख्या में पार्ट पढ़े थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी होती है जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या थी। और अपरिमेय संख्या जो अनरूट वाली संख्या नहीं होती है क्या, अनरूट 2 हो गया, जिनका अनरूट 5 हो गया, जो पूरी तरह नहीं लिखी जा सके, मतलब इसका मान पूरा नहीं निकाल सके। अनरूट 7 हो गया। अब जैसे अनरूट 4 है, इसको अपन क्या लिख देते हैं, 2। तो 2 तो परिमेय संख्या ही होगी ना। जैसे 2 का कोई किसी को कंफ्यूजन हो कि 2 को p बटा q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो 2/1 हो गया, तो ये p और q के रूप में लिख दिया अपन ने। और q बराबर 1 है, तो 0 के बराबर नहीं है, अतः ये रूट 4 तो हो जाता है परिमेय संख्या, और ये सब हो जाती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, इतना अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, भिन्न संख्याएं। जैसे अपने पढ़ा था प्राकृत, फिर पढ़ा था अपने पूर्ण संख्या, उससे बड़ा होता है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या हो गई इसमें। पूर्णांक संख्या वे संख्या जो माइनस अनंत से शुरू होकर प्लस अनंत तक जाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। माइनस अनंत से तो स्टार्ट होती है और अनंत के बीच तक, मतलब ये -7 ऐसे डॉट डॉट डॉट, -6, -5 ऐसे शुरू होकर 0, 1, 2, 3 ऐसे माइनस अनंत तक जाती है। ये तो हो गए नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक संख्या। और ये 0 हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल उदासीन, इसको बोलते हैं उदासीन पूर्णांक संख्या। ये तो हो गई पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बाद में आई थी अपने पूर्ण संख्याएं। वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। और पूर्ण संख्या के बाद में इसका पार्ट आया था प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वे संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, 1 से स्टार्ट होकर ये अनंत तक जाती है, ये कहलाती है प्राकृत संख्या। और इतना तो अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद में मैंने आपको दो चीजें और बताई, जैसे भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या है। वो देख लो आप एक बार। भाज्य संख्या, प्राइम नंबर, वे संख्या है जिनमें स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग जाता हो। जैसे 4 है, इसमें इसका किसका भाग जाता है, 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का स्वयं का भी जाता है। तो इसके 3 गुणनखंड हो गए ना। 6 हो गया, इसमें 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 6 का भी जाता है। तो ये सब क्या हो गए, भाज्य संख्या हो गई। और उसके बाद में पढ़ा था अपने अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जैसे
2, 3, 5, 7, 11 वे संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा और स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या को भाग नहीं जाता। जैसे 2 है तो 2 में एक के 2 के अलावा किसी संख्या भाग नहीं जाता। 3 है, एक के 3 के अलावा किसी संख्या भाग नहीं जाता। 5 है, एक के 5 के अलावा किसी संख्या भाग नहीं जाता। 7 है, एक के 7 के अलावा किसी संख्या भाग नहीं जाता। तो ये कहलाती है अभाज्य संख्या। ठीक है। इसके बाद हमने एक चीज नई चीज पढ़ी थी उसमें परफेक्ट नंबर। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड करने पर परफेक्ट नंबर पढ़ा था अपन ने दोस्तों संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या वे संख्याएं जिनमें जिनका गुणनखंड करें तो गुणनखंड करने पर जो गुणनखंड की हुई जो प्राप्त संख्या होती है ना तो उनका योग उस संख्या से डबल हो तो वो कहलाते हैं परफेक्ट नंबर संपूर्ण संख्या। इसका आपने उदाहरण देखा जैसे 6 है, 6 के गुणनखंड के 1, 2, 3 और 6 स्वयं इनका योग करो 6, 3, 9, 2, 11, 1, 12। इससे क्या है गुणा 2 डबल है तो 6 क्या होगी अपनी संपूर्ण संख्या। उसके बाद हमने देखा था 28, उसका करो 1, 2, 4, 7, 14 और स्वयं 28। इनका आप योग करोगे, इनका योग करने पर आएगा 56 जो कि 28 का क्या है मल्टीप्लाई। तो उसका उदाहरण हो गया 28। तो ये संपूर्ण संख्या होती है। तो अपन ने इतनी संख्याएं पढ़ ली थी। तो उसके बाद में कुछ नॉर्मल से हाँ सॉरी एक चीज और सम संख्या और विषम संख्या वो भी पढ़ी थी अपन ने। तो सम संख्या के बारे में पढ़ा था आपने वे संख्याएं जिनमें जो 2 से विभाजित हो जैसे 0, 2, 4, 6, 8। उसको पहचानने के लिए मैंने आपको बताया था ये बताया था कि जिस भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी हो तो वो संख्या सम संख्या कहलाती है क्योंकि इनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। और जिस भी संख्या के अंत में ये नहीं हो जैसे ये हो 1, 3, 5, 7, 9 वो संख्या कहलाती है विषम संख्या अर्थात उनमें 2 का भाग नहीं जाता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल देख लो जैसे 528 हो गया लास्ट में क्या 8 मतलब 2 से विभाजित है सम संख्या होगी। ये हो गया 343 लास्ट में क्या है 3। तो इनमें से तो कोई नहीं है तो सीधे देख लो कि ये विषम संख्या है। ये नॉर्मल बेसिक सी जानकारी है जो अपने को पता होनी चाहिए क्योंकि आगे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना। जैसे आपने टॉपिक चला रखा है तो टॉपिक की जैसे एक वीडियो में तो अपन इसमें सिर्फ थोड़ी थोड़ी पढ़ते हैं। फिर एक टॉपिक मैंने पीवाईक्यू से रिलेटेड चला रखा है जिसमें अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं पिछली भर्ती में आए हुए। तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसकी वीडियो भी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में तो अपन थ्योरी डिस्कस कर लेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आती है ना इसकी अलग से सीरीज है आपको अपने चैनल पर मिल जाएगी उस पर अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो आप क्वेश्चन से आपको और ही आइडिया लग जाएगा। ठीक है। तो फिर आज हम इसके कुछ आएगी कुछ शॉर्ट चीज बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हाँ तो साथ ही मैं आपको बता रहा था जैसे एक छोटी सी चीज और ध्यान रखना कल आपको बताई थी जैसे किसी भी संख्या 0 में भाग देंगे 0 आएगा और, और कोई संख्या में 0 का भाग देंगे तो आएगा अनंत। ये चीज मैंने आपको बताई थी इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है। एक जैसे एक हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, उनके लिए वर्ड आता है जैसे ऋणोत्तर ऋणोत्तर संख्या और एक आता है धनोत्तर संख्या। दो वर्ड है ये। इसमें इंग्लिश मीडियम का थोड़ा सा इंग्लिश कम ध्यान रखे ना तब तो अपने लिए बहुत ही अच्छी है कंफ्यूज नहीं हो। तो ऐसे ऋणोत्तर आएगा इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव। और धनोत्तर संख्या उसको बोलते हैं अपन नॉन पॉजिटिव बोलते हैं नॉन पॉजिटिव। ये हो गया ना ऋणोत्तर संख्या और धनोत्तर संख्या। इसको हिंदी में पढ़ते ना तो कंफ्यूजन होता है। नॉन नेगेटिव मतलब ये प्लस की संख्या है प्लस का 2, 3,
5 7 कुछ भी। और नॉन पॉजिटिव मतलब माइनस की संख्या गिन लो, -2, -3, -5, -7। ये छोटी सी टर्म है, मैंने आपको बता दिया कि कई बार हम भूल जाते हैं। तो इसमें अपने पढ़ रहे थे अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या पढ़ रहे थे, उसके कुछ कॉन्सेप्ट है आपके पास, तो वो बताता हूँ आपको। जैसे सबसे छोटी, या आप नोट भी कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। ठीक है, एक नंबर कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अभाज्य संख्या को अपन, अभाज्य संख्या जैसे ये तो छोटी संख्या, जैसे 2 3 5 7 11 13, इनका तो अपन नॉर्मली ध्यान रख लेते हैं। अगर बड़ी संख्या है यदि तो अपने को जल्दी पता करना हो तो उसके लिए ये अभाज्य संख्या को हम 6n+1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ, पहले मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे पहले तो कोई भी अभाज्य संख्या पर लिख लेते हैं, मतलब कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या जिसमें 6 का भाग देने पर, 6 का भाग देने पर है, या तो शेषफल 5 आए, शेषफल या तो 1 आए, 1 आए, या रुको लिख लो, या 5 प्राप्त हो। ठीक है, तो जैसे कोई भी संख्या ले लो तो अपने नॉर्मली शुरू कर लेते हैं, जैसे अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 23 17 भी बच गई थी। ऊपर देख लो जैसे 79, आपको ऐसी संख्या दे दी कि जैसे 79 देख दी, 79 इसमें 6 का भाग दो आप, 6 कम से 1, 18, 1। डेसिमल क्या है? 1। मतलब ये क्या है? अभाज्य संख्या होगी। कोई भी संख्या ले लो, जैसे 83 ले लो आप, इसमें 6 का भाग दो, 6 कम से 8 से 6 2, 6 18, 5 आ गया। शेषफल क्या आ रहा है देखो, 1 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो इनमें से कोई भी एक आ गया तो अपने को पता चल गया ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया था कि 3 चीजें बताई हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अभाज्य संख्या को हम 6n+1 के रूप में लिख सकते हैं। 6n मतलब क्या होगा? n का मतलब प्राकृत संख्या। n किससे डिनोट कर रहे हैं अपन? प्राकृत संख्या से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और कोई भी संख्या जिसमें 6 का भाग देने पर शेषफल 1 या 5 प्राप्त हो, 1 आ गया, इसमें 5 आ गया, और कोई भी प्राप्त होगा तो वो हमेशा अभाज्य संख्या होगी। ये 3 कॉन्सेप्ट थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए और आपको बता देंगे। हाँ, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट या लिख लिया होगा, तो देखो आगे एक कॉन्सेप्ट होता है इसका, भाज्य भाज्य संख्या। एक क्या, वैसे है 2 3 और, पर इसके बाद में अपन 1 2 क्वेश्चन कर लेते हैं नॉर्मल से, जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए। जैसे एक है कि 3 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है जिनका योग सम है। सम है, तो तीनों में से, तो इनमें से तीनों में से एक संख्या
2 होगी। ये कॉन्सेप्ट आपका है। जैसे 3 अभाज्य संख्या होगी जिनका योग सम है। जैसे अपन ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर एक अभाज्य संख्या लेते हैं, जैसे 2, 2 तो आएगा। अपने कोई एग्जांपल ले लो, जैसे अपने पास अभाज्य संख्या कितनी है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आगे तक है। 2 विषम संख्या ले लो आप, 13, 17 और एक ले लो सम संख्या 2। तो इनका योग कितना होगा? 13, 17, 30, 2, 32। तो क्या कॉन्सेप्ट था दोस्तों? देखो, 3 अभाज्य संख्याओं जिनका योग सम है, योग सम आ रहा है, तो तीनों में से एक संख्या 2 होगी, तो 2 है। इन तीनों का योग क्या है? सम 32 आ रहा है, तो इनमें संख्या 2 होगी। और कोई एग्जांपल ले लो, जैसे 11, 7 और 2 आगे ना 2। तो ये आपका एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में और कॉन्सेप्ट चालू करेंगे। 3 अभाज्य संख्याओं का योग, जैसे क्वेश्चन है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 38 है। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 38 है, और इनमें एक 3 अभाज्य संख्याओं का योग 38 है। यदि बड़ी संख्याओं यदि बड़ी संख्याओं का अंतर, यदि बड़ी संख्याओं का अंतर 10 है, यदि बड़ी संख्याओं का अंतर 10 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसका देखो अपन सॉल्यूशन करते हैं। अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि 3 अभाज्य संख्याओं जिनका योग सम है, तो 3 अभाज्य संख्याओं जिनका योग क्या है? 38 है। तो जैसे अपने 3 38 है, तो बड़ी संख्या का अंतर 10 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 3 अभाज्य संख्या देती, तो उनका योग सम है। तो इनमें अपने को पता है कि एक संख्या तो 2 ही है, तो 2। अब और 2 अभाज्य संख्या उन्होंने अपने मान ली, एक को मान ली x, एक को y, उनका योग कितना आ रहा है? 38। ये जो मैंने पहली लाइन लिखी है, ये अपने ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से लिखी है। तभी मैं आपको बता रहा था कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो कई बार क्या है, अपना पढ़े हुए हैं तब तो ये अपनी सॉल्व कर देते हैं, ये तो अपने दिमाग से चीजें निकल जाती है, फिर एग्जाम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो ये मैंने पहली लाइन उससे लिख दी, तो फिर इसमें अपन आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई बराबर क्या आ गया? 36। 38 दो कैंसिल आउट हो गए। तो यदि बड़ी संख्या का अंतर 10 है, मतलब दोनों संख्या जो बची है ना, भाज्य संख्या x और y, इनका अंतर कितना है? 10। तो अपने पास दो समीकरण आ गए, तो उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपस में नीचे लिख लो, ठीक है? फिर करते हैं सॉल्व। देखो, प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल आउट हो गए, ये 2x हो गए, उनको जोड़ दिया तो 36 10 46, एक तो हो गई 23। ठीक, अब 23 यहाँ पर रख देते हैं, तो 23 प्लस वाई बराबर क्या आ गया? 36। वाई बराबर क्या आया? 36 माइनस 23। तो 6 से 3 का 3, 3 से 2 का 1। एक संख्या तो आ गई 23 x बराबर, और एक आ गई 13। तो अपना उत्तर आ गया। तो बड़ी संख्या कौन सी इसमें? 23। तो इसका आंसर कितना होगा? बड़ी संख्या क्या होगी साहब? 23। छोटी संख्या 13, अंतर कितना होया? 10 का। इनको जोड़ो, 23 से 13 36, इसमें 2 जोड़ो तो क्या हुई संख्या? आ जाती है 38। इसमें क्वेश्चन में को बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कैसे भी लिख सकते हो?
बड़ी संख्या व छोटी संख्या का अंतर 10 है। ये क्या है कि क्वेश्चन की वैसे तो सीरीज अलग चला रखी है अपन ने। तो ये क्या है कि कई बार क्या है कि कॉन्सेप्ट पढ़ाते टाइम जो क्वेश्चन आगे आ जाता है तो उसको करवा देना, तो वो क्या है कि कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं अच्छे से। ऐसे आगे भी अपन जो सीरीज चला रखी है उसमें ऐसे क्वेश्चन डालेंगे और करवाएंगे आपको सॉल्व। तो एग्जाम पे आते हैं तो अब तो ये आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं।